हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तमाम प्रिय छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज आप लोगों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं बिहार पुलिस से रिलेटेड। जिनका भी एग्जाम कल यानी 7 तारीख को बिहार पुलिस का पहला एग्जाम है, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग जो भी हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं और यह बिहार पुलिस का यह जो सेशन को देख रहे हैं, आप लोग तमाम लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। और आज आपको इसमें बताएंगे, कल बताए थे आपको हम 40 क्वेश्चन, आज हम 40 क्वेश्चन से आगे करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर अंत तक बने रहिए। काफी अच्छे सेशन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। काफी कमेंट आने के बाद यह सेशन को हम चालू किया गया है। ठीक है, तो यह जो है यह वीडियो सभी डेट में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, और इस सेशन में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सेट किया गया है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, जिससे कि ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है वह क्वेश्चन। और आपको बता दें कि एसएसटी के बाद जो आता है सारा सबसे ज्यादा नंबर वो आता है साइंस का। तो इसके बाद जो सेशन हम चलाएंगे आपको साइंस का भी सेशन वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 और 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। वह अक्षांश रेखा जो सदैव दिन और रात अवधि समान होती है, वह अक्षांश रेखा जिसका जो दिन और रात का अवधि जो होता है वो समान होता है, वो किसका होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंज रेखा? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में बोलता है दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? दो अक्षांश के बीच की दूरी, देखिए दो अक्षांश के बीच की दूरी क्या होती है? तो आप जानते हैं ये और ये हो गया उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इन दोनों बीच की बोल रहा है दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी बताइए। इसकी दूरी बताइए, दूरी कितनी होती है बताइए। 111 मील होता है, 121 मील होता है, 111 किलोमीटर होता है, 121 किलोमीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 111 किलोमीटर हो जाएगा, 111 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है बताइए। कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है बताइए। कुल अक्षांश की संख्या कितनी होती है, यहां से बताइएगा, इस साइड और इस साइड मिला के बताइए कितना होता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 43 का आंसर बताइए। तो कुल अक्षांशों की संख्या होती है 180, याद रखिएगा 180। बोलिए क्यों? क्योंकि 90 इस साइड होती है, 90 और 90 इस साइड होती है, तो 90 कितना हो जाता है? 180 हो जाता है, याद रखिएगा। आपको उत्तरी ध्रुव में कितनी संख्या होती है अक्षांशों की? 90 होती है, ये भी याद रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में जो है अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 90, और दक्षिणी में कितना होता है? 90, याद रखिएगा। तो टोटल कितना हो जाता है? 180। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थोड़ा सा तबीयत खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, देशांतरों की संख्या कितनी होती है बताइए। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? अब बोलिए देशांतरों की संख्या कितनी होती है। ये वाला जो होता है अक्षांशीय रेखा होती है। कौन सा रेखा होता है? अक्षांशीय रेखा होती है। और ये वाला जो रेखा होता है कौन सा रेखा होता है बताइए। ये वाला जो रेखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं देशांतरीय रेखा। क्या बोलते हैं?
देशांतर रेखा, ठीक है, क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो आप बताइए कि देशांतर रेखा की देशांतरों की संख्या कितनी होती है, बताइए। क्या 24 होता है, 24 होता है, 90 होता है, 180 या 360, बताइए कितना होगा। देशांतर की संख्या कितनी होगी, 44 का आंसर बताइए कितना होगा। 44 का आंसर बताइए कितना होगा। तो 44 का आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर कितना हो जाएगा, 360। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देशांतर की रेखा संख्या, देशांतर का जो संख्या है वो कितना, संख्या कितना है, तो 360 है, याद रखिएगा 360, ठीक है, याद रखिएगा 360 है, 360 है, 180 प्लस 180, याद रखिएगा 18 दूनी 36, 360, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बोलता है कि पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, बताइए। पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आपको पता है ये पृथ्वी है, इसकी उत्तरी ध्रुव और इसकी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, बताइए। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतरराष्ट्रीय रेखा या मिलन रेखा। आपको कल भी बताए थे इसके बारे में, कल भी ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया था जो कि इस टाइप का ही क्वेश्चन था, बताइए क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग बोलते हैं, कौन सी रेखा बोलते हैं, तो बोलिएगा देशांतर रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। प्रथम मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, प्रथम मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, बताइए क्या होगा। प्रथम मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। प्रथम मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 46 का। क्या ग्रीनविच रेखा होकर के गुजरती है, सिडनी या ग्रीनलैंड या इलाहाबाद, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच, ऑप्शन नंबर ए। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीनविच रेखा, ठीक है। कौन सा रेखा हो जाएगा, प्रथम मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है, तो ग्रीनविच रेखा होकर के गुजरती है। आते हैं 47, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, 0 डिग्री देशांतर पर होती है, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होती है ग्रीनविच रेखा। बताइए ग्रीनविच रेखा कितना पर होती है, 47 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा ग्रीनविच रेखा जो है वो होता है 0 डिग्री देशांतर पर, ये ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। ये जो रेखा होती है ना जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं, इसको हम लोग ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। और यह जो है 0 डिग्री देशांतर में होती है, 0 डिग्री क्या होता है, देशांतर में होती है, देशांतर 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बताइए। मकर रेखा जो आपका है वो किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना है, चिली है और फिलीपींस है, बताइए क्या होगा। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा मकर रेखा जो है, मकर रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, तो वो है फिलीपींस, याद रखिएगा फिलीपींस से होकर के नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस एक ऐसा देश है जिससे मकर रेखा नहीं गुजरती। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 49 का आंसर देख लेते हैं। 49
क्वेश्चन नंबर 49 का हम लोग आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, बताइए। पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है, घूम लेती है, बताइए। पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो 1 आवर में कितना घूमती है, बताइए। कितना डिग्री घूर लेती है, बताइए। 12 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 20 डिग्री, बताइए कितना डिग्री घूमता है। पृथ्वी 1 घंटा में कितना देशांतर घूम लेती है, बताइए। देशांतर जो है वो कितने डिग्री में घूम लेती है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए कितना होगा। तो याद रखिएगा, ये पृथ्वी है और इसके बीच की जो रेखा है देशांतर रेखा, ये जो घूरती है, तो बताइए 1 मिनट में कितना डिग्री घूरती है। तो याद रखिएगा, यह जो है 1 मिनट में 15 डिग्री घूर जाती है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, बताइए। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो कितना डिग्री है, बताइए। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है वो कितना डिग्री है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए क्या। जिनको भी आंसर मालूम है आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। जिनको भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग खुद से आंसर दीजिए। आप लोग खुद से आंसर देने का कोशिश किया कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश जो होता है वो कितना डिग्री का होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये अक्षिण, ये देखिए यहाँ ध्रुव है, ये दो ध्रुव है ना, तो दक्षिण में भी 90 डिग्री का होता है और उत्तर में भी 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना है, कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 में बोलता है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध था। क्या चिकित्सा विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था, तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, या बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था, या रसायन। इसमें तो सबको पता है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। 51 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। 51 का राइट आंसर क्या होगा। 51 का राइट आंसर आपको भी पता है, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए ये प्रसिद्ध था, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 52, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो 35% कर दिया गया था, प्रावधान दिया था, बताइए। आरक्षण कब महिलाओं का आरक्षण 35% प्रावधान कर दिया गया था, बताइए। किस साल किया गया था, बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष 35% आरक्षण प्रावधान किया गया था, बताइए। बताइए फटाफट बताइए। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 52 का। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा 2016, याद रखिएगा 2016 में ही क्या हुआ था, महिलाओं के लिए जो है ना, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दे दिया था। क्या दे दिया था, आरक्षण दे दिए थे। कौन, बिहार सरकार। बिहार सरकार बोले तो श्री नीतीश कुमार, ठीक है, श्री नीतीश कुमार, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 52 का राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 53 देख लेंगे। 53 देखिए साइंस का क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, ठोस में चल सकने वाली तरंग, बताइए कौन सा तरंग है। ठोस में चल सकने वाली तरंग, ठोस में चलने वाली तरंग, बताइए कौन सा है, बताइए जल्दी बताइएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या ए बी दोनों है, बताइए राइट आंसर। 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों।
ये ठोस में चलने वाली तरंग जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है और अनुदैर्ध्य तरंग होती है, याद रखिएगा। 54 का आंसर देख लेते हैं। 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर क्या होगा? देखिए 54 में बोलता है कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। बताइए कौन से निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? क्या वक्रता केंद्र पर, या प्रकाश केंद्र पर, या मुख्य अक्ष पर, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 44 का राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रकाश केंद्र। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। 54 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश केंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। बताइए आभासी प्रतिबिंब जो है वो बनता है, किस पे बनता है? बताइए उत्तल दर्पण पे बनता है, अवतल दर्पण पे, समतल दर्पण या अवतल लेंस पे बनता है। क्या आभासी प्रतिबिंब बनता है किस पे? राइट आंसर बताइए क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब जो है वो बनता है किस पे? ऑप्शन नंबर बताइए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए 55 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण पर क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा आभासी प्रतिबिंब जो है वो अवतल दर्पण पर बनता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। बताइए कपास की जो खेती होती है वो किस तरह की मिट्टी में बहुत अच्छा होता है? बताइए जो गांव में होंगे, जो गांव से जुड़े हुए रहते होंगे जो भी छात्र, उनको यह आंसर अच्छे तरीका से मालूम होगा। बताइए कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। बताइए किस मिट्टी में अच्छी होती है? काली मिट्टी में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेतली या बलुआई मिट्टी, या दोमट मिट्टी? बताइए क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। याद रखिएगा कपास की खेती के लिए, कपास की पैदावार मतलब खेती करने के लिए उपयोगी मिट्टी जो होती है वो होती है काली मिट्टी। याद रखिएगा क्या होती है? काली मिट्टी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए क्या बोल रहा है। समुद्र की गहराई क्या बोलता है? समुद्र की गहराई डैश द्वारा मालूम की जा सकती है। बताइए ये जो समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र की जो गहराई होती है इसको हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? बताइए किस यंत्र के द्वारा हम पता कर सकते हैं? बताइए सोनार के द्वारा, रडार के द्वारा, डॉपलर के द्वारा, लेजर के द्वारा? बताइए किसके द्वारा पता कर सकते हैं हम लोग समुद्र की गहराई का मालूम? बताइए 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोनार। ठीक है, तो जब हम लोग समुद्र की गहराई का जो मालूम करते हैं वो सोनार के द्वारा मालूम करते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में बोलता है वायुमंडल, 58 में है वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? बताइए क्या किससे करती है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? बताइए किससे रक्षा करती है? किससे? बताइए दृश्य का विकिरण से, या परावैंगनी विकिरण से, अंतरिक्ष विकिरण से, या अवरक्त विकिरण से? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 58 का राइट आंसर आप लोग भी जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगनी विकिरण से
यह क्या करती है, रक्षा करती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत है वो हमारी रक्षा किसके लिए करती है, पराबैंगनी विकिरण के लिए करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम लोग 59, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, क्वेश्चन नंबर 59 में बोलता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, बताइए क्या होगा। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ओपेनहाइमर ने किया था, या एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था, या सैमुअल कोहेन ने किया था, या एडवर्ड टेलर ने किया था। बताइए हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। 59 का आंसर बताइए क्या होगा, 59 का राइट आंसर क्या होगा। याद रखिएगा 59 का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडवर्ड टेलर ने किया था बम, हाइड्रोजन बम का आविष्कार। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो वो किए थे एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। बताइए जो मानव का सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है, बताइए। देखिए 120/80 mm, 180/20, 120/160, 85/150, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मानव का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है, बताइए। 60 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mm। याद रखिएगा mm होता है ऑफ हर्ट्ज, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी साइंस में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में बोलता है कि उपास्थि, यहाँ पे उपास्थि लिखाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है उपास्थि तथा हड्डियां के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। बताइए कौन सा तत्व होता है, आपको ही पता है, बताइए क्या होता है, बोलिए। ये उपास्थियां तथा हड्डियों में, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में बोलता है उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। कौन सा होता है बताइए। क्या मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपको भी पता है कि यहाँ पर आप इस तरह से एक डायग्राम बनाइए। चलिए ठीक है, एक हम ये डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, ये आपका हड्डी है। ठीक है, ये टांगों की हड्डी है, इसके बीच में जो उपास्थि होती है इसके अंदर किसकी कमी रहती है, बताइए किसका कमी या किसका तत्व जो है आवश्यक होता है, ये बताइए। तो इसके बीच में जो होती है ना वो कैल्शियम का आवश्यक तत्व होता है। किसका होता है, कैल्शियम का आवश्यक तत्व, ये याद रखिएगा। किसका होता है, कैल्शियम का होता है। ठीक है, कैल्शियम का होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 62। क्वेश्चन नंबर 62 में बोलता है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या है, क्या कार्बोहाइड्रेट है, या लिपिड है, या प्रोटीन है, या अमोनो अम्ल है, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट या लिपिड या प्रोटीन या अमीनो अम्ल, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 62 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखिएगा ये एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन हो जाएगा। 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन हो जाएगा। एंजाइम जो है मूल रूप से क्या है? वो एक प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 63, कान में कितनी हड्डियां होती है? बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कानों में जो है ना, कान का जो हड्डी है वो कितना हड्डी होता है? बताइए कान में कितना हड्डी होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 63, याद रखिएगा कानों में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 6 होती है। कितना होता है? 6 होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है। आगे बढ़ेंगे 64, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन। देखिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 64, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन बताइए निम्नलिखित में से किससे होता है? यकृत से होता है, अस्थि मज्जा से होता है, हृदय से होता है या हार्मोन से होता है? बताइए किससे होता है? 64 का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है, यह हो जाएगा अस्थि मज्जा हो जाएगा राइट आंसर। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पन्न निम्नलिखित में से किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। आगे बढ़ेंगे 65, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 65 में क्या चीज का क्वेश्चन है? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। देखिए आपको इसमें सारा क्वेश्चन मिलेगा। पॉलिटी का क्वेश्चन मिला आपको, पॉलिटी के बाद जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिला, ज्योग्राफी के बाद आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए साइंस का भी इसमें क्वेश्चन हम मिक्स किए हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे लिखे नहीं है, साइंस का भी क्वेश्चन आपको इसमें मिक्सअप है जो अभी आपको हम क्वेश्चन करवा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किया है? ये बताइए। कुतुब मीनार का 5वां मंजिल जो है उसका निर्माण किसने करवाया है? बताइए। 65 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार का 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया है? बताइए 5वें मंजिल का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने, या इनमें से कोई ने? याद रखिएगा 65 का आंसर क्या होगा? बताइए 65 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का 5वां मंजिल का निर्माण करवाया था? 5वां मंजिल का निर्माण करवाया था तो वो था कौन था? FST, फिरोज शाह तुगलक। FST इसका शॉर्ट नाम है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, याद रखिएगा FST ने करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 66, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, अच्छा एक बात बताइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो कहाँ पर है? बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? ये बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। और अजमेर कहाँ पड़ता है ये बताइए। तो अजमेर जो है ये राजस्थान में पड़ता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और बताइएगा कि राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा जयपुर, याद रखिएगा जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? बताइए। ख्वाजा उस्मान हुरानी के, या ख्वाजा मुदरद के, या ख्वाजा अबू यूसुफ के, या ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी के? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 का? याद रखिएगा ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, वो किसके शिष्य थे? तो याद रखिएगा ख्वाजा उस्मान हुरानी के शिष्य थे, याद रखिएगा। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 66 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ख्वाजा उस्मान हुरानी जो थे ना, ये गुरु थे किसके?
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में बोलता है कि बलवन प्लान किससे संबंधित है, बताइए। बलवन प्लान जो है वो किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बलवन प्लान जो है वो किससे संबंधित है, ये आंसर आपको बताना है। बलवन प्लान किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा बलवन प्लान जो है वो किससे था। 1833 के चार्टर अधिनियम, भारत विभाजन योजना, या 1935 के भारत शासन अधिनियम, या 1853 का चार्टर अधिनियम। बताइए 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो भारत विभाजन योजना है यही है बलवन प्लान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, भारत विभाजन प्लान जो है, विभाजन योजना जो है यही है बलवन प्लान। ठीक है, याद रखिएगा। तो 67 का राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 68 का राइट आंसर क्या होगा। 68 का राइट आंसर क्या होगा। आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैग लाइन है, ये देखिए एक टैग लाइन है, बताइए एक टैग लाइन है। आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की, बताइए आपका बैंक आपके द्वारा, यह जो है किस बैंक का टैग लाइन है, बताइए किस बैंक का टैग लाइन है। SBI का, BOI का, BOB का, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, बताइए। 68 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका हो जाएगा राइट आंसर 68 का। स्टेट बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता है। स्टेट बैंक का, SBI का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, BOI का क्या होता है, बताइए। बैंक ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है, बैंक ऑफ इंडिया। BOB का क्या होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा होता है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है। इंडिया पोस्ट तो आप लोग जानते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं 69। हम लोग देख लेते हैं अब 69। और 69 में क्या बोलता है, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था, बताइए किस वर्ष हुआ था, बताइए क्या बोलता है 69 में कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। कपड़ा मिल जो है वो पहला बार कहाँ स्थापना किया गया था, बताइए। और किस वर्ष, मुंबई में किया गया था लेकिन किस वर्ष किया गया था, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 69 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, 1854। ठीक है, 1854 ऑप्शन नंबर डी। 1854 में पहला भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था, वो हुआ था मुंबई में। वो कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 1854 में हुआ था, पहला कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था। भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है, बताइए। नौका का कप्तान, राज्य की नौका का कप्तान कहा है, किसने प्रधानमंत्री को, बताइए। मुनरो ने कहा है, या जेनिक्स ने कहा है, या सर विलियम वर्नर हरकोट ने कहा, या रैममेज ने कहा। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहने वाला कोई नहीं था, वो था तो मुनरो था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, मुनरो साहेब ने ही प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। पता है क्यों, आप भी जानते हैं नौका से क्या होता है, आप पार लगाते हैं, तो जानते ही हैं। तो पहले राज्य को चलाने वाला प्रधान होता था, कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, तो वो मतलब क्या, एक तरह का कैप्टन थे, वो अपने राज्य को चलाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में बोलता है कि भारत माता, जो ये कविता है, भारत माता
किस कवि की रचना है? बताइए। भारत माता ये किस कवि की रचना है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत माता किस कवि की रचना है? प्रेमधन या सुमित्रानंद पंत या कुंवर नारायण या रामधारी सिंह दिनकर? बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 671 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत जो थे वो भारत माता के कवि थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करते हैं? भारत में विश्व का कितना प्रतिशत आबादी निवास करता है? आबादी जो है वो निवास करती है, बताइए। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17.5% हो जाएगा। 17.25 हो जाएगा। चलिए 33 देख लेते हैं। 73 का 73 का देखिए आंसर क्या होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? आप लोग 9th और 10th में पढ़े होंगे गैरीबाल्डी। तो ये देखिए, ये जो बिहार पुलिस होता है 10th के बेस पे ही है। तो आप लोग 10th का अच्छा से एसएसटी और साइंस को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप लोग भी पढ़ते थे गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्या किसान था, नाविक था, सिपाही था या जमींदार था? याद रखिएगा, गैरीबाल्डी जो था पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से जो था वो था नाविक, याद रखिएगा, नाविक था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। 74 क्या होगा? 74 हो जाएगा कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? बोलता है कि 16वां जो आईपीएल का जो संस्करण हुआ था उसका चैंपियन कौन था? चैंपियन टीम कौन है? बताइए। विजेता टीम कौन है 16वां संस्करण का? याद रखिएगा 16वां संस्करण का टीम का विजेता कौन है? बताइए। तो 16वां संस्करण का विजेता टीम जो है, बताइए, 16वां संस्करण का विजेता टीम जो है वो है चेन्नई सुपर किंग। ये देखिए माही जी का टीम जो है माही जी के कैप्टनशिप में हुआ था। किसके कैप्टनशिप में हुआ था? माही जी के कैप्टनशिप में जो चेन्नई सुपर किंग है ये 16वां संस्करण के विजेता हैं, याद रखिएगा 16वां संस्करण के विजेता हैं। और बताइए तो यहाँ पे 17वां जो संस्करण हुआ है, ये जो 17वां संस्करण हुआ है आईपीएल का, उसका विजेता कौन है? बताइए। याद रखिएगा KKR, याद रखिएगा कौन है? KKR है। 17वां संस्करण का विजेता कौन है? KKR है, ठीक है। कौन है? KKR, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 में आपको बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत यहाँ पे अंतर्गत लिख लीजिएगा सही से, अंतर्गत हुई है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स समझौता, ब्रिटेन वुड्स समझौता, ब्रिटेन वुड्स समझौता, ब्रिटेन स्टोन समझौता, एस वुड समझौता या यू थॉट समझौता? बताइए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ब्रिटेन वुड्स समझौता के अकॉर्डिंग ही यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वो किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो ब्रिटेन वुड्स समझौते के अकॉर्डिंग हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76। आप लोग जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छा लगे, कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें,
लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 76। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, यह बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, बताइए। कानून मंत्री कौन था, बताइए। के.एम. मुंशी, एस.पी. मुखर्जी, बालदेव सिंह या बी.आर. अम्बेडकर साहब, बताइए। मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? 76 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा, कानून मंत्री जो थे स्वतंत्र भारत के पश्चात के प्रथम मंत्रिमंडल के, तो वो थे भीमराव अंबेडकर साहब। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर साहब थे। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 और 78। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और आखिरी में जाकर के आप बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है, बताइए। आप लोगों का स्कोर कितना हो रहा है? जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। नहीं तो बहुत बच्चे का कमेंट ये आता है कि सर इसमें हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, सर इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो क्वेश्चन है ना बाबू, आप उसी का तो आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना उसका आंसर दे दीजिए। आप इसका आंसर दे दीजिए। आप देखिए कितना आप ये क्वेश्चन को बना पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, क्या आपका प्रैक्टिस है ना। तो ये आपको देखना है। तो ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन बोलता है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हेडिंग कट रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हेडिंग वही है। देखिए, नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, ये भी देखिए बात है। ये भी बात है कि नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, बताइए। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, बताइए। 2 अक्टूबर 2007 में, 2 अक्टूबर 2007, 2 फरवरी 2008, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2010 को नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 77 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा कि नरेगा से मनरेगा का नाम जो दिया गया, नरेगा से मनरेगा का जो नाम दिया गया वो दिया गया आपको 2 अक्टूबर 2009 को। कब दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को दिया गया, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अच्छा यहाँ पर गलत है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है ना, पतलीपुत्र नहीं होगा, पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चे लोगों ने इसको गलती करते ही करते हैं। जो बच्चे को कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर है, पता है, वो कभी गलती नहीं करेंगे। और जो रट्टा मार के गए हैं ना, जो समझे नहीं है, रट मार के गए हैं, रट रहे हैं, तो वो वहां जाएंगे और कंफ्यूज कर देंगे। क्योंकि आप तो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन को रट रहे हैं। रटना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर लगाना है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। उज्जैन जो थे वो पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन किए 41 से 78, ठीक है। ये हो गया सेकंड वीडियो का, ये आपका सेकंड वीडियो का था। फर्स्ट वीडियो में आपको 1 से 40 तक करवा चुके हैं क्वेश्चन, वो था फर्स्ट वीडियो में, जो आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में दोनों में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, याद रखिएगा। जिन भी छात्राओं का 7 तारीख का एग्जाम हो, 11 का एग्जाम हो, 18 का एग्जाम हो, 25 का एग्जाम हो या 28 का एग्जाम हो या और भी कोई डेट हो, ठीक है, तो जिनका भी एग्जाम है आप यहाँ इस सेशन को देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराया गया है, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
तो जिन भी छात्रों को यह सेशन अच्छा लगा हो, यह सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और एक बात याद रखिएगा कि आप लोगों का बहुत जल्द इसी चैनल पर करंट अफेयर्स अपडेट होने वाला है, करंट अफेयर्स आने वाला है, ये भी याद रखिएगा। करंट अफेयर्स आपका आने वाला है, जो 6 महीने का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो उसका हम आपको वन लाइनर करवाएंगे। याद रखिएगा, वन लाइनर आपका करंट अफेयर्स करवाएंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वन लाइनर आपको करवाया जाएगा, इसका क्या बोलता है, करंट अफेयर्स का 6 मंथ का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, ठीक है।